सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। इस YouTube चैनल में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आपको आज हिंदी ग्रामर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी ग्रामर के जो सभी विषय हैं आपके रीट, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, पटवारी, एसआई, सभी में ये जो चीज़ें आपके जो काम आने वाली है। सिलेबस के हिसाब से वन बाय टॉपिक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। हिंदी व्याकरण में सबसे जो पहला टॉपिक है वो आता है आपके भाषा। भाषा का अध्ययन कितने प्रकार से होता है, भाषा का निर्माण कैसे हुआ, कैसे भाषा को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो भाषा है वो 3 भागों में विभाजित की गई है। पहली है लिखित भाषा, जिसको हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है मौखिक भाषा, जिसको हम इशारे से सुनकर, और तीसरी है सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा। तो लिखित भाषा का अपन आज अध्ययन करेंगे। लिखित भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण। वर्णों का अध्ययन कितने प्रकार से होता है, क्वेश्चन आता है लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो आता है आपका वर्ण या अक्षर। वर्णों का अध्ययन कितने प्रकार से किया जाता है, वर्ण क्या होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है आपका वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसी भी चीज को समझने के लिए सांकेतिक भाषा में एक लिपि का निर्माण किया गया। इस लिपि का सांकेतिक जो रूप होता है वो वर्ण होता है, और अधिक वर्णों को या वर्णों को क्रम से जमाने पर वर्णमाला का निर्माण होता है, जो हम पढ़ते आए हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज आपका जो टॉपिक है वो है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम से विचार करेंगे। तो आपका टॉपिक है स्वर। आप अपने मुंह से जो अक्षर या वर्ण हवा के साथ बिना किसी रोक टोक के उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन्हें अपने मुंह में किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता है वो स्वरों की श्रेणी में आते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः 11 प्रकार के स्वर होते हैं जो आप पढ़ते आए हो। ए, ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और औ। ये मुख्यतः 11 प्रकार के अपने स्वर हिंदी भाषा में होते हैं, जिनको अपन मात्राएं भी कहते हैं। ये स्वर, इनका अर्थ ये है कि ये किसी के सहारे से इनका उपयोग नहीं किया जाता। ये स्वतंत्र रूप से अपना जो स्थान लेते हैं, स्वतंत्र रूप से इनका अपना अपना अर्थ होता है। किसी दूसरे माध्यम या दूसरी लिपि की इनको आवश्यकता नहीं होती है। ये संख्या में 11 होते हैं। इनकी जो मात्राएं, ए की मात्रा कुछ नहीं होती है। आ की मात्रा को आप ऐसे प्रदर्शित करते हो, ये है छोटा ई, इस प्रकार होता है। बड़ा ई ये होगा, छोटा ऊ जो नीचे लिखा जाएगा, बड़ा ऊ इस तरह आएगा, और ये जो री है ये किसी भी व्यंजन के नीचे इस प्रकार इसका उपयोग किया जाएगा। इसके बाद में जो ए है ये 1 मात्रा को प्रदर्शित करेगा, ये 2 मात्रा को, यहाँ 1 मात्रा को ओ और औ करेगा, दो मात्रा को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर एक सोचने का विषय है कि यहाँ 1 मात्रा का उपयोग हो रहा है और नीचे 2 मात्रा आ रही है,
तो ये स्वर अपने मूल रूप में होने की वजह से यहाँ पर इसके ऊपर किसी प्रकार की मात्रा नहीं है, इसलिए मात्रा का उपयोग करेंगे तब ये ऊपर अपने आप दो हो जाएंगे। तो ये अपने स्वरों के चिन्ह हो गए जिनको आप व्यंजनों के साथ या किसी भी अक्षर के साथ लगाने के बाद इनका जो है अलग अलग रूप बन जाएगा। स्वरों का अध्ययन कितने प्रकार से किया जाता है वो आप देखिए। सबसे पहले स्वरों का अध्ययन होता है मात्रा के आधार पे। पहला वर्गीकरण करेंगे अपन मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला आता है ह्रस्व स्वर और दूसरा आता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। ये संख्या में 4 होते हैं, इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर नाम ही है दीर्घ, वे स्वर जिनको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से ज़्यादा अर्थात दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ये कुल स्वर 4 हैं, सॉरी 11 है, तो ये 4 का दिन इसमें हो गया, इसमें बच गए कितने? 7 स्वर आएंगे अपने दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर ही बोलते हैं। ये होते हैं मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे पुनः बता रहा हूं मैं आपको, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, ए, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला री। ये 4 आपके ह्रस्व स्वर होते हैं, बाकी 7 दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद में दूसरा जो अध्ययन है वो करेंगे अपन होठ की बनावट के आधार पे। दूसरा जो वर्गीकरण है वो होगा ओष्ठ, जिसको आप होठ बोलते हैं, होठ की बनावट के आधार पर। ये कितने प्रकार के होते हैं? होठ जो बोलते समय अपने होठों में किस प्रकार का जो है बदलाव होता है, उस बदलाव के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया गया है। आप खुद बोल के देखोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला होता है वर्ताकार, वर्ताकार स्वर। दूसरा होता है अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर, वर्ताकार स्वर उन स्वरों को बोलेंगे जिनको बोलने पे अपने होठों की जो बनावट है वो व्रत के आधार पर, व्रत के जैसी आपको दिखाई देगी। आप खुद बोल के देखिए, अपने आप आराम से आप इसको समझ जाओगे। ये जो 11 स्वर है इनमें कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने पे आपके जो होठों की बनावट है वो कैसे हो जाएगी? व्रत के आधार पे। ए, आ, ई, ऊ। कौन सा होगा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये आपके वर्ताकार स्वरों में आएंगे। री, ए, आई, ओ, औ। 2 स्वर हैं वो होंगे ओ और चौथा होगा औ।
ये 4 स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने के लिए अपने होठ वर्त के आकार के दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें अपन वर्ताकार स्वरों की श्रेणी में रखते हैं। बाकी कितने बच गए? 7 स्वर है, वो आएंगे आपके अवर्ताकार स्वरों में। तो स्वरों का दूसरा जो वर्गीकरण है वो हो गया है ओष्ठ की बनावट के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्ताकार स्वर, दूसरा होता है अवर्ताकार स्वर। वर्ताकार स्वर में 4 स्वर आते हैं, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, जिनको चारों को बोलते समय अपने चेहरे की जो बनावट है, ओठों की बनावट है, वो वर्त के आकार की होती है। बाकी जो 7 स्वर है वो होते हैं आपके अवर्ताकार स्वरों में। इसके बाद में जो तीसरा जो भाग है वो होता है जीवा की दृष्टि से। जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जो आपकी जीभ है वो अंदर कितनी जगह पे जो घर्षण करती है, वो 3 भाग हो गए जीवा के। एक तो होता है अग्रभाग, सबसे आगे का भाग। दूसरा होता है मध्य भाग, बीच वाला भाग। जीभ को 3 टुकड़ों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और तीसरा होता है पीछे का भाग, पश्च भाग। जिह्वा के आधार पे 3 भाग यहाँ पर स्वरों के बताए गए हैं, जिनमें पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्च भाग, पीछे का भाग। जिनमें आपकी जो स्वर है वो अग्रभाग में आएंगे छोटा ई और बड़ा ई, ए और आई। ये 4 स्वर है, ये अग्रभाग में आएंगे। इसके बाद में मध्य में एक स्वर को दिया गया है ए, केवल अकेला ए है वो मध्य में आएगा, बाकी के वही 7 स्वर आ जाएंगे पश्चे में, पिछले भाग में आ जाएंगे। अतः जिह्वा के आधार पर या जिह्वा के बोलने के आधार पर जो स्वरों के 3 भाग किए गए हैं, पहला है अग्र स्वर, दूसरे मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। अग्र स्वर में 4 स्वर है, छोटा ई, बड़ा ई, ए और आई। ये अग्र स्वर में, मध्य में केवल ए है और पश्चु में 7 जो बाकी के स्वर बच गए वो स्वर आपके मध्य भाग में पश्चिम भाग में लिए गए हैं। इनको आपको केवल याद ही करना पड़ेगा। इसके बाद में पहला हो गया मात्रा के आधार पे, दूसरा हो गया होठों की बनावट के आधार पे, तीसरा हो गया जिह्वा के आधार पे, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, अग्र, मध्य और पश्च। अब तीसरा होता है मुंह खुलने के आधार पर। मुंह खुलने के आधार पर अपना जो मुंह की बनावट है उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। इसमें पहला जो वर्गीकरण है वो किया गया है संवृत, दूसरा है अर्ध संवृत, तीसरा है विवृत और चौथा है अर्ध विवृत। यहां पे मुंह खुलने के आधार पे, ये जैसे आपने होठों का जो वर्गीकरण पढ़ा था उसी प्रकार ये है संवृत, अर्ध संवृत, विवृत और अर्ध विवृत। अब यहां पे सबसे ज्यादा मुंह आप स्वरों को बोलेंगे तो सबसे ज्यादा मुंह कौन से स्वर में खुलेगा? ए आ। सबसे जो चौड़ा जो मुंह खुलता है
वो खुलता है आ पे। तो अकेला आ आएगा आपके किस पे, विवर्त पे। संवर्त का मतलब हो गया थोड़ा मुंह खुला हुआ, अर्धवर्त का हो गया आधा खुला हुआ, और विवर्त का हो गया कुछ ज्यादा खुला हुआ, और अर्धवर्त का हो गया सबसे ज्यादा खुला हुआ। तो अर्धवर्त में किसी प्रकार के स्वर नहीं आते हैं, और सबसे अधिक जो मुंह खुलता है वो होता है विवर्त में। तो विवर्त में आते हैं केवल आ, और इसके बाद में सबसे जो कम मुंह खुलता है वो होता है छोटा ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। ये 4 स्वर आते हैं संवर्त में, जिनको बोलने के लिए सबसे कम आपका मुंह खुलता है। इसके बाद में ए, आई, ओ और औ, ये चारों के चारों स्वर आते हैं अर्ध संवर्त में। इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है, या बोलने के आधार, मुंह खुलने के आधार पर इनको कौन से भाग में लिया गया है। तो ए, आई, ओ, औ ये आता है अर्ध संवर्त में आता है। छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ संवर्त में आता है। विवर्त में केवल आ आता है, और अर्धवर्त में किसी प्रकार का स्वर नहीं आता है। तो ये आपके मुंह खुलने के आधार पर वर्गीकरण हो गया है। तो स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से आपने पढ़ लिया। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण आता है वो आता है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर, नासिका का मतलब होता है नाक। अर्थात कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बोलने के लिए अपने नाक का इस्तेमाल होता है, मतलब नाक के अंदर से जो ध्वनि है वो आती है। तो इसमें पहला होता है अनुनासिक। पहला जो भाग होता है वो होता है अनुनासिक, और दूसरा होता है निर्नानुनासिक। 2 प्रकार से बांटा गया है नासिका के आधार पे। पहला है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है कुछ शब्द ऐसे, जो स्वर ऐसे होंगे जिनका उच्चारण नाक के द्वारा होगा, और नाक के द्वारा कब होगा, जब उनके ऊपर क्या आएगा, चंद्र बिंदु आता है। जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु आता है वो स्वर नासिका के आधार पर क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। आ के ऊपर ये आ गया, ये होता है अनुनासिक। ई के ऊपर आ गया, बड़ी ई के ऊपर आ गया, ऊ के ऊपर आ गया, ए के ऊपर आ गया, ओ और औ। स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें अपन बोलते हैं अनुनासिक। अब यहाँ पे आपके दिमाग में कुछ हलचल चल रही होगी कि सर ने यहाँ चंद्र बिंदु अलग प्रकार से लगाया और यहाँ पे चंद्र बिंदु अलग प्रकार से लगाया। इस ई में ये चंद्र बिंदु है और इस ई में ये चंद्र बिंदु है। क्यों? इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये आपका अनुनासिक जो है, ये चंद्र बिंदु बोलते हैं इसको अपन। ये इसका उपयोग कहाँ होगा? किसी स्वर या व्यंजन के ऊपर, किसी स्वर या व्यंजन के ऊपर किसी प्रकार की मात्रा नहीं होगी तो ये जो स्वर है ये आपका पूरे अनुस्वार के अनुनासिक के रूप में ये आएगा। जैसे ईख। अब ईख में बिंदी आई,
चंद्र बिंदु ऐसे आया और आंख में ऐसे आया, क्यों? क्योंकि आंख के ऊपर किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, और जहां जिस शब्द में, जिस स्वर में ऊपर कोई मात्रा नहीं होगी तो वहां पर आपका जो चंद्र बिंदु है वो अपने पूरे रूप में आएगा, और अगर किसी प्रकार की मात्रा होगी तो वहां पर यह चंद्र बिंदु यहां पे नहीं आएगा। व्याकरण की दृष्टि से या अच्छा लगने की दृष्टि से मान लो आप, इसका उपयोग एक बिंदु के रूप में किया जाएगा। यह भी चंद्र बिंदु है और यहां पर भी चंद्र बिंदु है। कारण यह है कि यहां पर मात्रा के साथ में पूरा चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो आपका जो अनुनासिक है वो क्या हुआ कि स्वरों के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगा दी जाए, किसी भी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दी जाए तो वह चंद्र बिंदु वाले जो शब्द है वो अनुनासिक की श्रेणी में जाएंगे। इसके बाद बिना चंद्र बिंदु के शब्द हैं जो अपने खुद के स्वयं के रूप में हैं, वो बिना चंद्र बिंदु के स्वर है वो सारे के सारे निर्नानुनासिक में माने जाएंगे। जिनके ऊपर चंद्र बिंदु आती है वही आपके अनुनासिक आते हैं। एक बार बता दूं मैं कि मुंह खुलने के आधार पे आपके 4 प्रकार के होते हैं। संवर्त, जिनको बोलने से कम मुंह खुलता है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद में अर्ध संवर्त, जिनको बोलने में थोड़ा अधिक मुंह खुलता है, उनमें आते हैं ए, आई, ओ और औ। इसके बाद में विवर्त है, विवर्त में जिसमें सबसे ज्यादा मुंह खुलता है उन्हें विवर्त, जिसमें आता है आ आता है। और अर्ध विवर्त में कोई भी स्वर नहीं आते हैं। प्रश्न आ जाए कि मुंह खुलने के आधार पर कौन सा रूप है जिसमें स्वर नहीं आएंगे, वो होएगा अर्ध विवर्त होएगा। इसके बाद है नासिका, अर्थात नाक के कुछ स्वरों का उपयोग ऐसे किया जाता है कि उनको बोलने के लिए आपका जो स्वर है उनका नाक के द्वारा उनकी जो हवा वो बाहर आएगी, वो होते हैं अनुनासिक। और ये प्रत्येक स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और निर्नानुनासिक है जिनका उपयोग चंद्र बिंदु के रूप में नहीं किया जाए। इसके बाद में जो आपके स्वरों का जो अंतिम है वो है स्वर तंत्र। छठा जो वर्गीकरण है स्वर तंत्र, इनको आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ये यहां से बहुत अधिक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं स्वर तंत्रों में। ये स्वर तंत्र स्वरों में आएंगे और व्यंजन में भी इनका उपयोग किया जाएगा। तो स्वर तंत्र होता है अपन बोलने के लिए जो स्वर है अपने अंदर से गले के द्वारा कहाँ कहाँ पे स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं, उनका अलग अलग स्थान को अलग अलग नाम दिया गया है। और वो जो स्वर है वो कहाँ कहाँ अपने बॉडी को अपने अंदर मुख में स्पर्श करते हैं, उस भाग के आधार पे इनका जो है नाम दिया गया है। तो बोलने के लिए सबसे पहले जो अपना स्वर है वो निकलेगा कंठों से। तो पहला स्थान होगा कंठे बोलने के लिए। जैसे मान लो ये अपना जो गला है, ये अपना मुंह हो गया। अब यहां से कोई शब्द निकलेगा तो सबसे पहले ये गले कंठों से निकलेगा, इसलिए इसे बोलेंगे अपन कंठे। कंठों के बाद में फिर आगे का भाग कहलाता है जिसको बोलते हैं तालवा, तालू, तालू, तालवा बोलते हैं अपन, वो है तालू। तीसरा जो होता है तालू के जो ऊपर का जो भाग होता है वो उसे बोलते हैं अपन मूर्धा, मूर्धा, जहां पे घर्षण होता है, जीभ का टकराव बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद में आएंगे आपके दांत, दंते बोलते हैं इनको। और सबसे लास्ट में आएंगे आपके होठ, जिनको बोलते हैं अपन ओष्ठे। 5 जगह पे आपकी जीभ है वो स्पर्श करती है। अर्थात स्वरों को बोलने के लिए
आपके स्वर 5 जगह से ध्वनि उत्पन्न होगी, 5 जगह प्रभाव पड़ेगा। उन 5 जगहों को ऊपर ने अलग अलग नाम दिया है। जो पहला है वो है कंठे, दूसरा होगा तालव्य, जिसको तालु बोलते हैं, तालव्य, और तीसरा स्थान होगा मूर्धा, चौथा स्थान होता है दंते, जो दांतों के द्वारा दूर निकलती है, पांचवा स्थान होता है ओष्ठ, होठों के द्वारा। कहाँ कहाँ पर प्रभाव पड़ता है उसके आधार पे इनका जो वर्गीकरण है वो किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे अपन कंठे की। वे स्वर जिन, मैं पहले स्वरों को लिख देता हूं एक बार यहां पे। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, आओ। ये आपके 11 स्वर होते हैं। इन 11 स्वरों को बोलने के लिए ये जगह आपको यहां से ये स्वर निकलेंगे। ये पूरे के पूरे स्वर इन किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं या किसी न किसी भाग का इनमें दखल जरूर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले कंठे, जो पहले के जो स्वर है दो, पहले के दोनों स्वर है ए और आ, ये दोनों स्वर कंठे, ए और आ। आप एक बार बोल के देखो, ए आ। जीभ, होठ, मूर्धा, तालु कहीं पर फर्क नहीं पड़ता है। गले से जो आपकी आवाज पहले निकलेगी, सॉरी गले में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये इनको कंठे की श्रेणी में रखा गया है। ये गले के द्वारा बोले जाएंगे। इसके बाद है छोटाई और बड़ाई, ई और ई, ये आपके तालव्य प्रभाव डालता है, इसलिए ये आएगा तालव्य में। छोटा ई और बड़ाई, इन्हें बोलते हैं तालव्य। आप बोल के देखो, कुछ कुछ आपको लगेगा कि इनका उपयोग, इनका जो यहाँ पे किस क्यों किया जा रहा है, तालव्य में, ई और बड़ाई। इसके बाद होता है मूर्धा। मूर्धा, जो जीभ है वो तालव्य के ऊपर से टकराए, मूर्धा। तो मूर्धा में एक ही आता है री। री बोलोगे तो आपकी जीभ, मूर्धा का मतलब होता है आपकी जीभ है वो तालव्य के चिपक कर वापस नीचे आए, अर्थात तालव्य के टक्कर मारकर वो जीभ स्पीड से अगर नीचे आती है, उन्हें बोलते हैं मूर्धा। तो आप री बोल के देखिए, री में आपका जो है स्पर्श जीभ का वो ऊपर होगा, इसमें आता है री। दंते में कोई स्वर नहीं आता है। और ओष्ठ, आप खुद स्वयं बोल के देखिए कि स्वरों में कौन से ऐसे शब्द है, स्वर है जिनमें होठों के बिना आप नहीं बोल सकते। आप बोल के देखिए, ए, आ, ई, ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों के दोनों स्वर ऐसे हैं, इनको बोलने के लिए आपको होठों की हलचल करनी ही पड़ेगी। होठों की बनावट गोल हो जाएगी और जिन स्वरों का पूरा जो है फर्क होठों पे पड़ता है वो है ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद में आपके पास 4 स्वर और ऐसे हैं जिनको मैंने इसके किसी भी भाग में नहीं लिखा है। उनमें एक है ए और आई, दूसरा है ओ और औ। ये 4 स्वर कहाँ गए? ये 4 स्वर आपके पास यही हैं, लेकिन ये इनमें क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप जब संधि पढ़ोगे तो संधि पढ़ने तब आपको मालूम चलेगा कि ये जो आपके जो व्यंजन है, सॉरी स्वर है, ये पूर्ण रूप से इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर है दोनों के दोनों। संयुक्त मतलब हो गया ऐसे स्वर जो दूसरे स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। जैसे अपन संधि पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको कि ए और आई है,
वो मिलकर बना है। अगर ए या आ इनके बाद में ई, छोटा ई या बड़ा ई आता है तब ए का निर्माण होता है। जब आप पढ़ोगे तब आपको मालूम चलेगा कि ए और आ के बाद में अगर छोटा ई और बड़ा ई में से कोई आता है तो वो क्या बनता है, ए बनता है। इसी प्रकार यहाँ पे ए और आ, इस ए और आई में दो प्रकार के स्वर आ रहे हैं। ए और आ मतलब कंठे भी आ रहे हैं और ई मतलब तालव्य भी आ रहे हैं। मतलब ए और आई इन दोनों का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये दोनों के दोनों में क्या आएंगे, ए और आई, ये इन दोनों में आएंगे, इसलिए इन्हें बोलेंगे कंठ तालव्य। ए और आई को बोलेंगे कंठ तालव्य। दोनों का मिक्सर, दोनों का संयुक्त रूप कहलाएगा ए और आई। उसी प्रकार ओ और औ बनेंगे यदि ए और आ इसके बाद में ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वो ओ या औ बन जाएंगे। ए और आ इन दोनों के बाद में यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तब वो आगे जाकर क्या बन जाएगा, ओ या औ बन जाएगा। इसलिए ये भी संयुक्त स्वर हो गए और इनमें भी ए और आ मतलब वो या आपके कंठे आ रहे हैं और ऊ या ऊ ओष्ठे आ रहे हैं। दो प्रकार, दो भाग इसमें मिले हुए हैं। इसलिए इन दोनों का ये दोनों के दोनों किस में आएंगे, ये आएंगे ओ और औ। इनको बोलेंगे कंठ ओष्ठे। ओ और औ ये आएंगे कंठ ओष्ठे में। इन दोनों का संयुक्त रूप आपको देखने को मिलेगा ओ और औ में। ये है आपके स्वर तंत्र। पहला कंठे, दूसरा तालव्य, तीसरा मूर्धा, चौथा दंता, पांचवा है ओष्ठ। सभी स्वरों को अलग अलग श्रेणी में, अलग अलग भागों में रखा गया है। पहला है कंठे, कंठे में ए और आ को रखा गया है। तालव्य में ई और ई को रखा गया है। री को मूर्धा में रखा गया है। दंते, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा स्वर तंत्र है जहां पर स्वरों का उपयोग नहीं किया जाता या एक भी स्वर नहीं आता है, वो होगा आपका दंते। ये किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं है। और अंत में आपका है ओष्ठे, जो होठों के द्वारा बोला जाए, जहां होठों में बदलाव हो। दो स्वर आते हैं, ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद में ए और आई, ये संयुक्त स्वर है। ये ए और आ के बाद में ई और ई आए तब ए और ए का निर्माण होता है। इसलिए ये कंठे भी होंगे और ये तालव्य भी होंगे, इसलिए इनको बोलेंगे कंठ तालव्य। ओ और औ ये भी आपके संयुक्त स्वर है। ये ए और आ के बाद में अगर ऊ और बड़ा ऊ आए तब ओ का निर्माण होता है, इसलिए ये कंठे भी है और ये आपके ओष्ठे भी है। इसलिए इनमें इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल होगा। इसके बाद में एक जो है वो आता है री। ये स्वर है लेकिन इसको आप मात्रा में काउंट नहीं कर सकते। अगर प्रश्न आ जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं तो कुल स्वर होते हैं 11। और अगर केवल मात्राओं की बात करें तो मात्राएं होती है 10। कुल मात्राएं होती है 10 और कुल स्वर होते हैं 11। यह आपके स्वर का टॉपिक है।
इसके बाद में अपन 2-3 क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, कौन से स्वर सवर्ण नहीं है? कौन से स्वर सवर्ण, सवर्ण मतलब एक वर्ण के, एक ही वर्ण के नहीं है। ए और आ, ए और आ दोनों एक ही वर्ण के हैं, मिले हुए हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये भी एक ही वर्ण के हैं, ठीक है। ए और आई ये भी एक ही वर्ण के हैं, लेकिन ऊ और बड़ा ई ये सवर्ण नहीं है, इनका अलग अलग वर्ण है। इसका उत्तर आएगा सवर्ण। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन आपका वो है, आ एक स्वर है। स्वरों का जो मैंने आपको पढ़ाया था, आ जो आ है वो इनमें से कौन से भाग का है? संवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। ये मैंने आपको समझाया था कि जहां पर ये थे आपके मुंह खुलने का प्रकार, मुंह खुलने के लिए 4 प्रकार के इसका जो वर्गीकरण था। पहला था संवर्त, जिनको बोलने के लिए आपका मुंह सबसे कम खुलता है। इनमें आए थे आपके 4 वर्ण, इनमें आए थे ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ, ये चारों संवर्त में आए थे। इसके बाद अर्ध संवर्त में सबसे कम जो है आपका मुंह खुलने में समय लगता है, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अर्ध संवर्त में आए थे आपके ए और ओ। और विवर्त का मतलब होता है जिसको बोलने पे सबसे अधिक मुंह खुलता है, और सबसे अधिक मुंह किसमें खुलता है? आ। तो यहां पे आ किस प्रकार का स्वर है? आ विवर्त प्रकार का स्वर है। आ को किसमें डाला गया है? विवर्त में डाला गया है। इसके बाद अगला सवाल है अपना, कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? स्वरों का प्रयोग, मात्रा के आधार पर स्वर मैंने आपको 2 प्रकार के बताए थे। दीर्घ स्वर, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में सबसे कम समय लगता हो वो होते हैं ह्रस्व स्वर, और जिनको बोलने पे दुगना समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। कई बार कई किताबों में इनको 3 प्रकार से बताया गया है। तीसरा बताया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, ये जो स्वर है ये संस्कृत में पढ़ा जाता है। ये स्वर संस्कृत में आएगा। इसका अर्थ ये होता है कि वे स्वर जिनको बोलने के लिए, जिनको बोलने में ह्रस्व और दीर्घ इन दोनों स्वरों से अधिक समय लगता है, उन्हें अपन प्लुत स्वर बोलते हैं। और ये आता है जैसे आप बोलते हो ओम, ज्यादा समय लगता हो, ओम, हरे, अरे। जिस स्वर को बोलने के लिए दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर बोलते हैं। लेकिन ये अधिकतर संस्कृत भाषा में, संस्कृत में इसका अध्ययन किया जाता है। हिंदी में ये स्वर नहीं आता है। 2 ही प्रकार के होते हैं हिंदी में, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यहां प्रश्न है दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ए, बड़ा ऊ, ई और ऊ दीर्घ स्वर नहीं है। ए ये भी दीर्घ स्वर है, ऊ ये भी दीर्घ स्वर है, बड़ा ई भी दीर्घ स्वर है, और ऊ, छोटा ऊ ये दीर्घ स्वर नहीं है। ए, छोटा ई, ऊ और री ये तीनों आएंगे आपके ह्रस्व स्वर में। और बड़ा आ,
बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये आएंगे आपके दीर्घ स्वर में। तो इसका उत्तर आएगा ऊ, छोटा ऊ, जो आपका दीर्घ स्वर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ताकार स्वर संख्या में होते हैं। वर्ताकार स्वर संख्या में होते हैं। वर्ताकार स्वर मैंने आपको पढ़ाए थे। ओष्ठ, ओट की बनावट के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के मैंने बताए थे आपको, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। ऐसे स्वर जिनको बोलने के लिए होठों की बनावट वर्त के आधार पे या वर्त के जैसी बन जाए, उन्हें बोलते हैं वर्ताकार स्वर। और ये वर्ताकार स्वर 4 प्रकार के थे, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 4 प्रकार के स्वर हैं, ये वर्ताकार में आते हैं। तो वर्ताकार स्वर संख्या में कितने हो गए? 4। इसके बाद एक सवाल है, री, री का उच्चारण स्थान होता है। अंत में आपने स्वर तंत्र के बारे में पढ़ा था। स्वर तंत्र में 5 प्रकार के मैंने आपको स्वर तंत्र बताए थे। उस स्वर तंत्र में री का उच्चारित स्थान कौन सा है? तालव्य, कंठे, मूर्धा, दंते। तालव्य में कौन से बोले गए थे? ई और बड़ा ई। कंठे में आए थे ए और आ। दंते में मैंने बताया था किसी प्रकार के स्वर नहीं आते हैं। अब बच गया मूर्धा, तो री आएगा आपके मूर्धा में। इसका उत्तर है वो आएगा मूर्धा। यह आपका और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर कितने होते हैं? जिह्वा के भाग के आधार पे ये स्वरों का वर्गीकरण मैंने करवाया था। जिह्वा के मैंने 3 टुकड़े बताए थे। पहला था अग्रभाग, दूसरा था मध्य भाग और तीसरा था पश्च भाग। जिह्वा के 3 टुकड़े बताए थे मैंने। तो इसमें अग्रभाग भी आएगा, मध्य भी है और पश्च भी है। अर्थात उत्तर क्या आएगा इसका? उपरोक्त सभी। ये सभी जिह्वा के भाग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। ये आपके स्वर टॉपिक है जो पूर्ण होता है। इसको आप ध्यान से पढ़िए। किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार।